Hello students, welcome once again to Wisdom Classes. Myself Sachin Goyal, your chemistry mentor. तो देखो बच्चों क्या है कि अब जो है जुलाई एंड आ रहा है और मेरी एक थोड़ा सा आपके लिए एडवाइस रहेगी कि नाउ यू शुड स्टार्ट रिवीजन। ठीक है ना। आप एक एक आपको टिप देता हूं कि क्योंकि क्या है कि अब हमारा जैसे ट्वेल्थ का सेशन आपके अप्रैल में शुरू हुआ था, 4 महीने हो गए आपको पढ़ते हुए। तो इसमें क्या है कि जो आपने पढ़ा ना, तब धीरे धीरे पुराना जो पढ़ा हुआ है वो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हम भूलने लगते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें कि आप जितना डेली खुद पढ़ाई करते हैं, आई रिपीट सेल्फ स्टडी जो आप करते हैं, तो उसमें से आप एक रूल बनाओ कि 25% टाइम आप उसको रिवीजन के लिए देना शुरू करो। आई मीन आप अगर मान लीजिए 4 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं, सो सारे दिन की भागदौड़ के बाद, तो एटलीस्ट 1 आवर आप पुराना जो आप पढ़ चुके हो हर सब्जेक्ट में उसको रिवाइज करने का टाइम बनाओ। आप उसका जो एक शेड्यूल बनाओ कि ठीक है, आज मैंने अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री, किसी दिन फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स। एक रूल बनाओ आप कि 25% ऑफ योर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी डिवोट इन योर सेल्फ स्टडी नाउ। ठीक है, तो उसी प्रोसेस में वी आर गोइंग टू रिवाइज सॉल्यूशंस चैप्टर नाउ, जो कि हम सेशन के शुरू में सबसे पहला चैप्टर हमने किया था फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री। ओके, सो चलिए फिर सॉल्यूशंस चैप्टर से रिवीजन अपन शुरू करते हैं आज। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए आप क्या है, सॉल्यूशन होते क्या है वो हम जानते हैं। व्हाट दैट अ सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more substances. ठीक है, तो क्या होता है कि होमोजीनियस का यहां पर क्या मतलब होता है कि जो आप चीजें मिक्स करते हैं वो आपस में बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, यानी कि सॉल्वेंट सोल्यूट जो है वो आपस में बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो आप मिक्सचर तो बोलेंगे उसको, मगर सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन में अलग अलग फेजेस हो सकती हैं सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से, बट मेन जो बात यहां पर आती है वो क्या आती है कि जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी जो सॉल्वेंट के अंदर जो है, सॉल्वेंट के वॉल्यूम के अंदर या मास के अंदर सोल्यूट थ्रू आउट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि हम इसमें सबसे पहली जो बात शुरू करते हैं सॉल्यूशंस में, वो होता है सबसे पहले हमारे पास मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentrations of solutions. मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है, देखो क्या है कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मान लीजिए हम जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज है, तो वो क्या करती हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो बनाती हैं तो एक फिक्स आपको हमेशा एक जैसा स्वाद आता है उसके अंदर। ठीक है, दवाइयां होती हैं जो कफ सिरप्स होते हैं मान लीजिए, तो उसमें भी क्या होता है कि हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में मेडिसिन डाली जाती है। एक प्रोपोर्शन से कम रह गई तो वो असर नहीं करेगी, ज्यादा होगी तो मेडिसिन तो क्या होती हैं, अगर ज्यादा अमाउंट में ली जाए तो दे माइट बी पोटेंट पॉइजन्स। तो इसीलिए क्या होता है, कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है। हम मेजर कैसे करें कंसंट्रेशन को, जैसे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। हर जैसे डिस्टेंस की अपनी एक लॉजिक है कि भाई आप यहां से बाहर जाते हैं तो किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नहीं। वैसे ही आपका जो स्केल होता है उसमें डिस्टेंस किलोमीटर में लिखा होता, वो सेंटीमीटर में लिखा होता है। वैसे ही यहां पर क्या होता है कि हर जो आपका जो कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन है उसका अपना अपना एक यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो क्या आता है यहां पर कि सबसे पहला मेथड इज कॉल्ड परसेंटेज। परसेंटेज जो है किसी सॉल्यूशन की अगर आपने एक्सप्रेस करनी हो तो उसमें सबसे पहला टाइप जो है वो परसेंटेजेस में 3 टाइप से आप परसेंटेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से आप परसेंटेज को इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला तरीका जो है वो है, उसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट। मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला होता है, इट इज व्हाट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है,
तो मास बाय मास परसेंटेज जैसे अगर आप जो देखेंगे तो ये जो है एक बड़ा अच्छा तरीका रहता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी नहीं होता, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। तो मास परसेंटेज क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। और मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करना और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और फिर जो मैंने सोल्यूशन करवाया वो देखना। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और देखता हूं आप कितनी स्पीड से कर पाते हैं। बट जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख दूं वैसे ही आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर देना और फिर आंसर अपना सॉल्व करना, फिर देखना आंसर को। ठीक है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द m by m परसेंट यानी मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 10 grams of cane sugar। देखिए केन शुगर जो होती है ना वो सुक्रोज होती है, सुक्रोज खाने वाली चीनी जो है, केन शुगर, या आप उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको जैसे टेबल शुगर भी कह देते हैं। तो ये सुक्रोज होती है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 grams of cane sugar in 100 grams of वाटर। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, यहां पर आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। ओके, अब चलिए वापस आते हैं। ठीक है, तो आप वापस आ गए हैं और आप अपना आंसर टैली कर रहे हैं। देखिए आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ओके, तो देखिए क्या है कि यहां पर आपके पास जो है आंसर हम निकालते हैं। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला है, आपने लिखा मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना है आपके पास 10 ग्राम्स। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जब आप मास लेते हैं, जब आप 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम्स केन शुगर मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा आपके पास, 110 ग्राम्स होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.09%। देख लो, लपेटे में तो नहीं आ गई, 10% आंसर तो नहीं निकाला। ठीक है, तो अगर 10% निकाला तो यहां से आप ध्यान रखना शुरू कर दो, ऐसा काम नहीं करना। थोड़ा सा अपने जो है अपने क्या कहें, आंखें और कान सब अपने जो है इंद्रियां सारी खुली रखो, रेडी रहो। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपके पास सबसे पहला पार्ट आता है कि हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा तरीका जो आता है परसेंटेज में ही, वो है उसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो सिंपल है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये नॉर्मली जो है आप देखेंगे जो हमारे मेडिसिन होती है ना, जो कफ सिरप्स आते हैं, सिरप फॉर्म में जो चीजें आती है उसमें बहुत ज्यादा इसको एक्सप्रेशन दिया जाता है। आप जाके देखना, आप जो भी किसी दवाई पे देखेंगे बॉटल में, तो इस तरीके से बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन दिया होता है कंसंट्रेशन का। ठीक है, उसी तरीके से जो आपके पास एक और मेथोडोलॉजी आती है परसेंटेज की, उसको बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास परसेंटेज के जो है 3 एक्सप्रेशंस आते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर हम मास बाय मास परसेंटेज को ही यूज करते हैं, उसी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये जो पर्टिकुलरली जो होता है, ये नॉर्मली जो है आप कहेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए ये हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हो गया आपके पास फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, एंड दैट इज परसेंटेज। ओके, परसेंटेज के बाद अब हम दूसरे मेथड पर आते हैं, उसको हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा जो मेथड है वो है, उसको बोलते हैं हम
मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी को आप कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, स्पेसिफिकली लीटर्स में ही होना चाहिए वॉल्यूम आपके पास। तो ये जो है ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद करना है और ये आराम से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन आप देखो, मैं अब आपको इसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप देखना कि कैसी कैसी सामने वाले परेशानियां हमारे लिए जनरेट करता है, वो आप देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें डिफिकल्टी लेवल आपके लिए बढ़ाऊंगा, बिल्कुल सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेटेड की तरफ हम बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, हम अपना पहले सेफ एंड लेके चले। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। कैसे निकालते हैं? नॉर्मली नंबर ऑफ मोल्स को अपन यहां पर n से और वॉल्यूम को v से इंडिकेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है हम कैसे निकालते हैं, वो आप सोल्यूट का निकालते हैं। ऑब्वियसली मुझे ये तो शायद ना बताना पड़े कि सोल्यूट क्या होता है। जैसे आपने पानी में अगर नमक मिलाया तो सॉल्ट इज सोल्यूट एंड वाटर इज व्हाट? सॉल्वेंट। तो यहां पर जो है ये क्या है आपके पास कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये आप कैसे निकालते हैं? नॉर्मली गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो इतना करने पर आप जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। तो वो आप कर लीजिएगा, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक एनी टाइम आपको याद होनी चाहिए। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि मास नंबर्स अगर याद करने की बात करें अपने, तो 33 एलिमेंट्स के मास नंबर्स आप याद कीजिए। उस चीज पे मैं समय नहीं लगाऊंगा, अपनी एनसीईआरटी उठाओगे उसके पीछे भी मास नंबर्स लिखे हुए हैं। मास नंबर्स जो मेरा एक्सपीरियंस है वैसे सामने वाले क्वेश्चन में दे देते होते हैं, लेकिन 33 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मास नंबर्स जो हैं ना भी आए तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिशंस दे रहे हो, आपको इन 33 एलिमेंट्स के मास नंबर्स भी याद करने चाहिए। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपके एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक, यानी कि जो हाइड्रोजन से लेकर जिंक है उनका याद करिए। और साथ में 3 एलिमेंट्स आपको और बता रहा हूं जो ऑन एंड ऑफ हमारे बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं बड़े कॉमनली, और उनके जो है मास नंबर्स जो है हमें ना भी याद हो तो वो हमें याद कर लेने चाहिए। वो है एक तो बेरियम, एक सिल्वर और एक आयोडीन। अब मास नंबर्स इनके क्या हैं उन पर मैं छोटी छोटी बातें, उस पर समय नहीं लगाना चाहता। आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी उठाओगे 12th केमिस्ट्री की, तो पीछे आपको सारे एलिमेंट्स के मास नंबर लिखे हुए मिलेंगे। बट मेरी रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट 33 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर, प्लस ये बेरियम, सिल्वर और आयोडीन, इनके मास नंबर भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपको जो है उससे आप मोलर मास निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। दूसरा, कोई आपको फॉर्मूला फ्रेम करना हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं कैल्शियम फॉस्फेट बोलता हूं तो मुझे पता है हम में से बहुतों को कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना नहीं आता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो शेयर कर लूंगा। मेरा है बेसिकली 9th-10th क्लास की बात, जिसमें आपने फॉर्मूला मेकिंग सीखा हुआ है। जैसे आपको कैल्शियम फॉस्फेट बोला गया अगर, तो कैल्शियम होता है Ca2 पॉजिटिव और फॉस्फेट होता है PO4 नेगेटिव। तो ये क्रिस क्रॉस किया आपने और यहां पर आपके पास फॉर्मूला बनता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। मैं देखता हूं सेशन के एंड में भी बहुत से बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती कि फॉर्मूला कैसे फ्रेम करते हैं। तो और बोर्ड कहता है हमने तो 9वीं कक्षा में पढ़ा दिया, हमने 9th में पढ़ा दिया, हम क्यों बताएंगे। तो वो चीज जो है अब आपको ये पता होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आप 9th की बुक खोलिए, नहीं तो मैं भी आपको जो है एक पुराना मेरा लेक्चर जो है मैं इसके आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा बाद में जो अपने चैनल पे, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। ये सिंपल मेथड है कैसे आप इसको जो है फॉर्मूला फ्रेम करते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें अटका सकती हैं, प्लस जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे अल्कोहल कोई हो गया या आपका कीटोन हो गया या यूरिया हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ बेसिक्स जो होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके भी आपको फॉर्मुलेशन सही से आने चाहिए, तभी आप जो है कल को आपको मोलर मास निकालना पड़े या आपको जो है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होगा कि अगर आपको नहीं पता होगा इनके फॉर्मुलेशंस तो आप मोलर मासेस नहीं निकाल पाओगे। तो ये प्रीरिक्विजिट्स हैं, ये बातें आपको ढंग से पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए आते हैं मुद्दे की बात पर। यहां पर न्यूमरेटर तो चलो सॉल्व हो गया कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। डिनोमिनेटर में सामने वाला हमें कैसे कैसे अटका सकता है वो मैं आपको बताता हूं कि डिनोमिनेटर में सामने वाला हमें कैसे कैसे अटकाता है। देखिए डिनोमिनेटर में बेसिकली वॉल्यूम है।
मगर वॉल्यूम में जरूरी है कि वो लीटर में ही होनी चाहिए। अब लीटर में ही होनी चाहिए तो उसके लिए क्या है कि आपको जो है वॉल्यूम की अलग अलग यूनिट्स उनको इंटर कन्वर्ट करके लीटर में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो आना चाहिए। सामने वाला आपको वो अलग अलग यूनिट्स में दे सकता है वॉल्यूम, जरूरी नहीं है कि आपको लीटर में दे, है ना, जरूरी थोड़ी आपको लीटर में दे। तो लीटर की जगह पर वो आपको मिलीलीटर में दे सकता है, वो आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे सकता है, सीसी में दे सकता है, डेसीमीटर क्यूब में दे सकता है, मीटर क्यूब में दे सकता है। तो आपको उनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो वो मैं आपको बता देता हूं एक बार कि वॉल्यूम की जो अलग अलग तरह की यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको आप अपने पास जो है थोड़ा समराइज कर लें कि जो ऐसा यूनिट है वॉल्यूम की, ऐसा यूनिट जो है वो है मीटर क्यूब, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1 मीटर क्यूब में लीटर आपने देखा होगा, लीटर कितना होता है, जैसे अपने पास जो है मिनरल वाटर की बोतल आती है, ठीक है, तो वो जो है वो आपकी 1 मीटर क्यूब की होती है। तो 1 मीटर क्यूब 1 लीटर की होती है। और मीटर क्यूब का मतलब एक डब्बा, जैसे 1 मीटर मान लो इतना है, ठीक है, इतना मीटर क्यूब 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, इतना बड़ा एक डब्बा, वो 1 मीटर क्यूब कहलाएगा। तो 1 मीटर क्यूब एक बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। उस 1 मीटर क्यूब में 1000 जो है 1000 लीटर आ जाते हैं। अब 1 लीटर क्या होता है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर या 1000 जो है सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सीसी होते हैं। सीसी इज अनदर नेम फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। तो आपको कभी भी सामने वाला, जरूरी थोड़ी है कि वो जो अपना कोई रिश्तेदार थोड़ी बैठा है कि वहां पर आपको लीटर में यूनिट आपको वॉल्यूम देगा, वो आपको किसी और में भी दे सकता है। तो आप में काबिलियत होनी चाहिए कि आपको लीटर में आप कन्वर्ट कर सको, क्योंकि हमेशा वॉल्यूम लीटर में ही रखना है यहां पर। अब क्या है और एक बात कि 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ये एक ही बात होते हैं। और अगर आप इसे डिराइव करें, जैसे मान लीजिए आप देखना चाहें कि 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर है तो मिलीलीटर कितने होंगे? 10⁶, क्योंकि हर लीटर में 1000 मिलीलीटर है। तो आपके पास 1 मीटर क्यूब में जो आप ये कह लीजिए 10⁶ जो है इतने मिलीलीटर होते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये बड़े काम की चीजें हैं, ये आती रहती हैं, पूछते रहते हैं हमसे, तो ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसके साथ आपको और पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होती है। मोलैरिटी की यूनिट होती है, जैसे आप देखिए ऊपर क्या आएगा, मोल्स, और नीचे क्या आएगा, लीटर। तो मोल पर लीटर, इसकी यूनिट क्या बनी? मोल पर लीटर। या इसको क्या है, हम मोलर भी बोल देते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट मोलर। मोल पर लीटर या मोलर, इसको कैपिटल एम से भी लिख देते हैं, खाली सिर्फ कैपिटल एम से, ऐसे भी चलता है, ठीक है। तो ये जो है, जब हम मोलैरिटी के क्वेश्चंस करने चलते हैं तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो पहले की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अगर आपको नहीं आती होंगी तो मोलैरिटी के क्वेश्चंस में आप जगह जगह अटकते रहोगे बेमतलब के, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं और मैं धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल उसमें बढ़ाता जाता हूं, तो देखना आपको कैसे कैसे दिक्कतें आती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहेगा कि हर क्वेश्चन के बाद आप जो है पॉज करें, और पॉज करने के बाद जो है आप उसको आगे ऑब्जर्व करें, अपना क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, उसके बाद जो है जवाब देखें कि आपने सही किया कि नहीं किया, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करके मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द molarity of a 2-liter solution containing 90 grams of glucose, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स से बात शुरू कर रहा हूं, ठीक। क्या है कि हम ऊपर ऊपर तो भागते रहते हैं, हम बेसिक्स हमें आते नहीं है, तो वो बहुत जरूरी है। उसके बाद ऊपर के आने वाले क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो यहां पर बिल्कुल आसान सवाल नहीं हो सकता एक बार मोलैरिटी का, सीधा साधा सवाल। तो यहां पर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, खटाक से इसको सॉल्व कर दो और उसके बाद वापस आओ। चलिए, तो वापस आते हैं, तो वापस आके देखते हैं कि कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मैं लिखता हूं गिवन मास को मैं W लिख लेता हूं, मोलर मास को मैं ऐसे M नीचे सब्स्क्रिप्ट में लगा के लिख देता हूं, मोलर मास। नाउ ग्लूकोज इज व्हाट? ग्लूकोज इज C6H12O6। इसका अगर आप मोलर मास निकालेंगे 6 into 12 ये कार्बन के लिए हुआ, प्लस 12 into 1 ये हाइड्रोजन के लिए हुआ,
प्लस 6 इंटू 16 ये आपका ऑक्सीजन के लिए होता है 180 ग्राम्स पर मोल आएगा आपके पास। अब और चीज देखो आप, छोटी छोटी बातें, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम्स पर मोल, तो ये आपके पास आ गया। अब क्या है कि ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, इसमें आपने न्यूमरेटर सॉल्व में अलग से कर रहा हूं इसमें। तो गिवन मास मेरे पास जो है ग्लूकोज का आपने लिया 90 ग्राम्स, और मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम्स पर मोल। तो ये आपके पास ग्राम से ग्राम गया 90 180, तो ये 1/2 हो गया, नहीं हो गया आपके पास 0.5, और पर मोल ऊपर जाकर एक मोल हो गया। तो न्यूमरेटर मेरा जो है मैंने यहां पर प्लेस कर देना है, ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आती है बात डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में सीधा सीधा ये जो आपने मुझे वैल्यू दे रखी है लीटर में दे रखी है, वो लीटर में ही लगानी है, बात खत्म। तो मेरे पास ये क्या हुआ, ये हुआ 0.5 इतने मोल डिवाइडेड बाय 2 लीटर, तो ये हो गया 0.25 मोल पर लीटर, या इसको कह सकते हैं 1/4 भी लिख सकते हैं आप, मोल पर लीटर, या आप इसको जैसे 0.25 मोलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन आ गया कि मोलैरिटी का जब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़े और आपको जो है वॉल्यूम आपको दिया हुआ और आपने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं, अगर और हमें जो है इसमें जो चीजों को अगर हमने देखना है तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन में हमें परेशानी क्रिएट करता है सामने वाला, वो देखते हैं। तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी, ओके, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 500 cc aqueous solution containing 20 grams of caustic soda, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप वैसे अगर खुद करना चाहो यहां पॉज करो एंड सॉल्व द क्वेश्चन एंड कम बैक। तो चलो आप वापस आ गए, इसमें एक ही हर्डल है ना, दो हैं छोटे छोटे। न्यूमरेटर में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, कॉस्टिक सोडा। अब ये कॉस्टिक सोडा क्या है, ये कॉस्टिक सोडा तो कैसे पता लगेगा आपको, देखो एक सीधी सी बात है कि आप अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी अगर किसी को दान दे दी है वापस ले आओ, क्योंकि उसमें जितनी बातें आपकी लिखी हुई हैं सामने वाला कहता है कि आपको आती हैं, आपको पता है, तो हमें तो बताने की जरूरत नहीं है ना, हम तो 10th में बता चुके आपको। तो कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, क्विक लाइन, स्लेक लाइन, ये जो आपने सारे पीओपी, ठीक है, जिप्सम, ये जो सारे छोटे मोटे नाम जो आपने 10th क्लास की बुक में किए हैं ना, वो आज आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते तो गड़बड़ है। तो आप 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए और एक लिस्ट बना लीजिए, जो जो ऐसे कॉमन नेम्स उसके अंदर आए हुए उनके फॉर्मूले आप रिकॉल कीजिए। नहीं, अगर किसी को आप बुक डोनेट ही कर चुके हैं तो उससे वापस तो क्या लेंगे आप, तो आप क्या कीजिएगा कि सिंपल सा एक काम करें कि भले ही आप जो है नेट पे देख लें और उसमें से जो है अपने पास कॉपी करें, मैं भी आपको बता दूंगा वैसे, पर उन पर भी हम टाइम जाया नहीं करेंगे। तो आप जो है ये कॉमन नेम्स जो है आप अपने पास याद रखिए, जो आपकी एटलीस्ट 10th क्लास की बुक के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें वो आने चाहिए। तो कॉस्टिक सोडा जो होता है, अगर आपको नहीं पता तो सारी नमाइन इसलिए, अगर आपको कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला नहीं पता तब समस्या है, पता है तो इट्स ओके, फिर तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो यही मैंने आपको झटका दे रहा था, यहाँ पर कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब आपने देखना क्या है कि आपको मोलैरिटी निकालनी है, यहाँ पर आंसर आप सॉल्व करते हैं, मोलैरिटी आप निकालने चलते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो अब नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, तो क्या आता है मेरे पास, गिवन मास मेरे पास है 20 ग्राम, सोल्यूट का गिवन मास 20 ग्राम्स अपॉन मोलर मास, इसको सॉल्व करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 40 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर 40 ग्राम्स पर मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो 500 सीसी की अगर आप बात करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर में
1000 सीसी होते हैं, तो 500 सीसी का मतलब हाफ लीटर हो गया। तो 500 को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 1/2 लीटर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 तो आपके पास मोल आ गए, और 1/2 आपके पास ये लीटर में आ गया। तो ये 1/2 से 1/2 गया, तो आपके पास बेसिकली 1 मोल पर लीटर आया। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ये छोटी छोटी सी बातें आपको बतानी चाहिए, जिसमें ये मोलैरिटी के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। आपको जो यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स में वॉल्यूम की जितनी भी पॉसिबल यूनिट्स हैं जो मैंने आपको बता दी, जो फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, उसको इंटर कन्वर्ट जब जैसा जरूरत पड़े आपको इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए। फाइन, ओके। चलिए हम जैसे से आगे बढ़ेंगे मैं आपको और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके लिए हमें कुछ और जो है इसमें मेथड ऑफ एक्सप्रेशन हमने सीखने हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको और बता दूं, जैसे क्या होता है क्या, आप देखिए इसमें जो चीज आती है कि ना, एक बार कभी ऐसे वर्ड आते हैं जैसे मान लीजिए डेसीमोलर, तो कोई आपको कहा जाता है सॉल्यूशन इज डेसीमोलर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन जो है वो 1/10 मोलर है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको m/10 भी लिख देते हैं। तो बेसिकली मोलैरिटी 0.1 मोलर होती है। डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब होता है 0.1। ठीक है, तो ये अगर डेसीमोलर में बोलता हूं तो इसका मतलब मैंने आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है, एंड दैट इज 0.1। ऐसे ही मैं आपको सेंटीमोलर बोल सकता हूं, तो सेंटीमोलर का मतलब क्या होगा, 1/100 मोलर, या इसको m/100 सॉल्यूशन भी लिख देते हैं, या इसको 0.01 मोलर भी लिख देते हैं। क्लियर। ऐसे ही मैं आपको कहता हूं, मान लीजिए मिलीमोलर, मैं आपको कहता हूं कि मिलीमोलर सॉल्यूशन इज टेकन, तो मिलीमोलर का मतलब क्या हुआ, मिलीमोलर का मतलब हुआ 1/1000 या m/1000 या 0.001 मोलर, या कभी कभी सेमी मोलर भी बोला जाता है। सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2, हाफ, यानी m/2 जो होता है वो सेमीफाइनल होता है ना, तो हाफ वे थ्रू बंदा आ जाता है तभी सेमीफाइनल में आता है। तो इस सेमी का मतलब होता है हाफ, m/2, या आप इसको 0.5 मोलर बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं होता कि हर बार आपको मोलैरिटी ही पूछी जाएगी। आपको ऐसा भी हो सकता है कि मोलैरिटी देके गिवन मास पूछ ले, या मोलैरिटी देके आपको जो वॉल्यूम पूछ ले, व्हाटएवर इट इज। तो वो जो आपको उस हिसाब से जो है सारी चीजें टैकल करनी होती हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा आगे। तो ये अपने पास हुआ दूसरा मेजर मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज में क्या आती है कि मोलैरिटी के बाद थर्ड मेथड जो हम इसमें करते हैं उसको बोलते हैं हम मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी जो है उसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैलिटी जो है इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मोलैलिटी के लिए। इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी मोल पर केजी, या इसको मोलल भी बोल देते हैं, मोलल। इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है ये आपके पास मोलैलिटी की यूनिट बनती है। इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मगर अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। एक बार सारी फॉर्मुलेशंस पर हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है ppm। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन, जैसे हम देखते हैं मास परसेंटेज होता है ना, वो बेसिकली पार्ट्स पर सेंट होता है। सेंट का मतलब सेंचुरी से आता है, सेंचुरी मतलब 100 होता है। तो पार्ट्स पर 100 जब होता है तब तो वो मास परसेंटेज कहलाता है। अगर पार्ट्स पर मिलियन होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10 टू पावर 6, तो क्या होता है वो हम जो है वो वही एक्सप्रेशन है, बस वो
10 लाख में से कितना वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है ये बताता है। परसेंट जो होता है वो 100 में से कितना बताता है। तो ये बहुत स्मॉल कंसंट्रेशंस को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, बहुत छोटी, जैसे एयर में पोल्यूटेंट, वाटर में पोल्यूटेंट, इस तरह की चीजों को पता लगाने के काम में आता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे आप अगर बात करेंगे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पीपीएम जो है सिंपल सा फॉर्मूला के मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6 की जगह क्या आ गया, 10 टू पावर 100, मतलब 100 की जगह क्या आ गया, 10 टू पावर 6 आ गया आपके पास, मिलियन में से, 10 लाख में से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये आपके पास जो एक बहुत छोटी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है इसमें लास्ट जो मेथोडोलॉजी रहती है एक्सप्रेशन की, उसको हम देखते हैं। देखिए कैसे, देखिए मेथोडोलॉजी जो है और भी बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, पार्ट्स पर बिलियन हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, लेकिन अभी हमारा जो प्राइम जो टारगेट है कि हम जो है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो वो उनके लिए नॉर्मेलिटी, और उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियोस शेयर करूंगा, उसमें अलग से लेक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल हम जो है हमारे बोर्ड के हिसाब से थॉरो रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है चैप्टर हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको क्या है कि हम एक क्विक रिवीजन कर लें, चीजों को दोबारा रिकॉल कर लें, ताकि हमारे दिमाग से बिल्कुल धुंधली ना हो जाए, क्योंकि आप देखोगे फाइनल जब एग्जाम होगा उस दिन जो है उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यहां पर आपके पास आता है एक जो लास्ट तरीका अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे एक क्लास के अंदर मान लीजिए सपोज करो कि 40 स्टूडेंट्स बैठे, उसमें से सपोज कीजिए 10 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं, सपोज करो ये सिनेरियो। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन द क्लास, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो बॉयज कितने हैं उनका फ्रैक्शन अगर बताना है तो मैं कितना बोलूंगा, 10/40, यही होगा। उसी तरीके से फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स अगर निकालना है तो कितना होगा, 30/40, यही होगा। तो जिस चीज का फ्रैक्शन निकालना है, तो उसी तरीके से यहां पर क्या है कि नॉर्मली हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। बाइनरी का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। तो दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन में मैं अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने को कहता हूं तो वो कैसे निकलेगा कि जो सोल्यूट का मोल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर आपने क्या किया, जैसे जिस चीज का आपको फ्रैक्शन निकालना है, बॉय का निकालना है तो नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स, गर्ल्स का निकालना है तो नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मोल का फ्रैक्शन निकालना है तो जिस चीज का फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे देखिए कैसे, जैसे देखिए क्या है कि आपको ये बताया कि जैसे अपने समझें, कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। देखो बाइनरी का मतलब होता है दो कंपोनेंट्स वाला, जैसे पानी में चीनी डाली बाइनरी हो गया, ठीक है, पानी में चीनी और नमक डाला टर्नरी हो गया, तीन कंपोनेंट्स हो गए। पानी में चीनी, नमक और लेमन जूस शिकंजी बना दी तो वो क्या हो गया आपके पास, क्वाटरनरी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। तो एक बाइनरी, और वैसे भी हमारी स्टडी जो है बाइनरी में ही लिमिटेड रहती है एक बार। तो एक बाइनरी हम सॉल्यूशन लेते हैं हैविंग कंपोनेंट्स, सपोज कीजिए 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 कंपोनेंट लेते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप समझिएगा, जो आपके पास मोल फ्रैक्शन अगर आपको फर्स्ट कंपोनेंट का निकालना है तो वो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और एक बात समझिए, जैसे कल मैंने आपको मैंने जो बताया वो मेरे को आदत ऐसी पड़ी हुई ना, तो क्या है कि यहां पर जैसे भी आपने देखा था 10/40 बॉयज थे फ्रैक्शन का और गर्ल्स का फ्रैक्शन था 30/40।
अगर मैं इसका सम टोटल कर दूं 10/30, 10/40 और 30/40 का, तो कितना आएगा मेरे पास? आंसर क्या आएगा मेरे पास? 1। आंसर मेरे पास आएगा 1। तो उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपके सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं, मोल फ्रैक्शंस का सम टोटल क्या आता है आपके पास? हमेशा 1 आता है। चाहे बाइनरी हो, चाहे टर्नरी हो, चाहे ज्यादा कंपोनेंट्स हो, x1 + x2 + x3 + x4, सारे मोल फ्रैक्शंस को अगर आप जोड़ दोगे तो हमेशा आपके पास आंसर 1 आता है। ठीक है, तो अगर आप मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इस तरीके के आपको जो है ये जो 5 मेथड्स हैं, इनमें हमारे जो है सारे के सारे मेथोडोलॉजी आ जाती है एक्सप्रेशन के। इनके बाद आने वाले क्वेश्चन फिर आप आसानी से टैकल कर पाते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम इतना ही करते हैं। इसमें क्या है कि मैंने आपको आज जो है इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। कल मैं आपको क्या है कि इन चीजों से रिलेटेड कैसे कैसे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो कल की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। सी यू टुमारो।